जय हिंद। मेरे YouTube चैनल स्मार्ट IQ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री में सम्राट अशोक के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उनके धम्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक रहेगा आज अशोक का धम्म। आइए स्टार्ट किया जाए। अशोक का धम्म, ये टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं और एग्जाम में बराबर पूछ लिए जाते हैं। एक तो सबके दिमाग में यही रहता है कि ये जो धम्म शब्द है, ये इसका अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको आज पूरी बात एकदम डिटेल में बताऊंगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और आप लोगों के जो कमेंट आए हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं और बातों को अच्छे से समझ रहे हैं। ऐसे आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। आप लोग देखिएगा, एकदम फ्री में आपको पूरा जीएस का क्लास, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब आपको मिल जाएंगे। आराम से आप घर बैठे पढ़िए, पूरी अपनी तैयारी करिए आईएएस की, पीसीएस की। बस बढ़िया से आप लोग एकदम मन लगा के पढ़िए। अब आइए बात किया जाए अशोक के धम्म के बारे में। तो आप जान जाइए, अशोक की प्रसिद्धि का कारण, जो संसार में उसकी प्रसिद्धि थी, उसका कारण उसकी विजय नहीं थी। जितनी विजय वो किया वो सब नहीं था, बल्कि उसका धम्म था। अशोक अपने धम्म के कारण ही पूरे संसार के इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। तो धम्म को अगर एक लाइन में कोई आपसे टू द पॉइंट पूछे कि आप धम्म से क्या समझते हैं, अशोक का धम्म क्या था, उसको अपने शब्दों में एक लाइन में कहें, तो सबसे आप आराम से कहेंगे कि अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचार विचारों को प्रस्तुत किया, उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अब वो नैतिक आचार विचार, जो एथिक्स थे, वो क्या थे, तो आइए लिखा जाए। सबसे पहले ये जानिएगा कि ये कहा ना कि ये दिमाग में आता है ये धम्म क्या है, तो ये कुछ और नहीं है। इसको लिख लीजिएगा। जो ये धम्म है आपका, ये प्राकृत शब्द है। क्या है भाई? प्राकृत शब्द। ठीक है, इसी धम्म का जो संस्कृत शब्द होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? धर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप अच्छे समझ गए होंगे कि धम्म जो है वो धर्म का ही प्राकृत शब्द है। इसी प्राकृत शब्द का जो संस्कृत शब्द रूप है धम्म का, वो धर्म होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि अशोक ने अपना जो धम्म है, इसकी व्याख्या कहाँ की है? स्तंभ लेख में कि शिलालेख में कि गुहा लेख में? अभिलेखों के माध्यम से अपनी बात को कहने वाला कोई अगर शासक था तो सबसे पहले वो अशोक ही था। ठीक है, और अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है: शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। मैं इसके बाद जो वीडियो आएगा, जो तीसरा पार्ट रहेगा सम्राट अशोक का, ये दूसरा पार्ट है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है पहले पार्ट को, तो आप जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, तो आप आराम से देख लेंगे। जिन लोगों ने देखा है तो ये जानेंगे आप कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 जो लेके मैं आऊंगा, उसमें अशोक के पूरे शिलालेखों के बारे में ही चर्चा की जाएगी। इसमें शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के धम्म का, अशोक ने अपने धम्म का सबसे पहले किस स्तंभ लेख में व्याख्या किया है, तो उस बात को लिख लिया जाए। अशोक ने अपने दूसरे और सातवें दूसरे और सातवें स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है। ठीक है, दूसरे और सातवें स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या की है, जो इस प्रकार है। लिखते चलिएगा। अशोक के अनुसार उसका धम्म क्या है। ठीक है, धम्म जो है वो साधुता है। एकदम साथ में लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। बहुत से कल्याणकारी, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, इसका मतलब धम्म है, यही धर्म है।
पाप रहित होना, पाप रहित होना। फिर दूसरों के प्रति, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, ठीक है। दया, दान तथा सूचिता। फिर प्राणियों का वध न करना, प्राणियों का वध न करना। फिर जीव हिंसा न करना, जीव हिंसा न करना। माता पिता, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना। देख लीजिए, सब धम्म की व्याख्या अशोक ने अपने स्तंभ लेखों में किया है। माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, गुरुजनों के प्रति आदर भाव रखना, ठीक है। फिर मित्र परिचितों संबंधियों तथा ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार करना, तथा उचित व्यवहार करना। ये अशोक का धम्म है, जो कि अशोक ने अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेखों में इसकी व्याख्या की है कि ये धम्म है, ये धर्म है, ठीक है। अब अशोक ने फिर क्या कहा कि इस धम्म की प्रगति में एक चीज बाधक है। क्या है भाई? वो है पाप। और पाप के उसने 5 लक्षण बताए हैं। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ा जाए। तो मैं क्या बताया कि अशोक ने क्या कहा कि धम्म की प्रगति में पाप बाधक है और इस पाप के 5 लक्षण हैं, ठीक है। तो भाई लिख लिया जाए इसको कि अशोक ने धम्म की प्रगति में जो पाप है इसको बाधक बताया और पाप के लक्षण बताए जो 5 हैं। वो क्या है उसको लिख लीजिएगा। पाप के लक्षण: चंडता, निष्ठुरता, फिर क्रोध, फिर मान और ईर्ष्या, ठीक है। तो अशोक ने क्या बताया कि ये पाप के 5 लक्षण हैं जो कि धम्म की प्रगति में बाधक हैं, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक जान जाइए। एकदम ये पूछ देगा कि धम्म की प्रगति में जो बाधक है पाप, और उस पाप का जो 5 लक्षण है वो कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो ये ध्यान रहना चाहिए। चनिक्रोमाई, कोड वर्ड ऐसे ही बनाया जाता है कि याद हो जाए। क्या है भाई? चनिक्रोमाई। तो च से चंडता, नी से निष्ठुरता, क्रो से क्रोध, मा से मान, ई से ईर्ष्या। तो याद रहेगा कि पाप के वो 5 लक्षण कौन है जो धर्म की प्रगति में बाधक है, जो अशोक ने बताया है। चनिक्रोमाई,
चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान, ईर्ष्या। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ा जाए कि अशोक के धम्म को किसने क्या कहा है। ठीक है, समझ गए बात को, ये क्वेश्चन हमेशा बराबर पूछता है। तो आइए इसको भी लिख लिया जाए। धम्म की प्रकृति, नया हेडिंग लगाइएगा फिर, धम्म की प्रकृति मतलब नेचर या धम्म का स्वरूप। ठीक है, विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग व्याख्या की है, इसके बारे में बताया है कि अशोक का धम्म का जो नेचर था या स्वरूप था वो कैसा था। तो धम्म की प्रकृति या धम्म का स्वरूप, तो सबसे पहले फ्लीट महोदय का नाम आता है। फ्लीट, आधा फ है, फ्लीट महोदय, इनके अनुसार अशोक का धम्म क्या था। तो अशोक का धम्म इन्होंने बताया कि अशोक का धम्म राजधर्म था। ठीक है, नंबर दूसरा भाई, राधा कुमुद मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी, इन्होंने क्या कहा कि अशोक का धम्म जो है वो सभी धर्मों की साझा संपत्ति है। क्या बोले कि अशोक का धम्म सभी धर्मों की साझा संपत्ति है। किसने कहा? राधा कुमुद मुखर्जी ने। ठीक है, फिर एक फ्रांसीसी विद्वान थे जिनका नाम है सेनाल्ट। तो सेनाल्ट महोदय के अनुसार अशोक का धम्म क्या था, इन्होंने क्या कहा, यह बौद्ध धर्म का सर्वांगीण चित्रण था। मतलब जो अशोक का धम्म है वो क्या है? बौद्ध धर्म का सर्वांगीण चित्रण था। ये किसने कहा? सेनाल्ट महोदय ने कहा। ठीक है, फिर नाम आता है रोमिला थापर का। रोमिला थापर, इन्होंने क्या कहा भाई? अशोक का धम्म जो था वो उसकी निजी कल्पना थी। सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बहुत अच्छे से। रोमिला थापर ने क्या कहा कि जो अशोक का धम्म था वो उसकी निजी कल्पना थी। मतलब क्या हुआ इसका कि अशोक ने अपने धम्म का आविष्कार किया था। ये कहना किसका है? रोमिला थापर का। और इन्होंने क्या कहा कि धम्म का आविष्कार अशोक ने कैसे किया? प्रशासनिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर। ठीक है, अब देखिए अगले विद्वान है वो क्या कह रहे हैं? वो है मैकफिल। इन्होंने कहा यह हिंदू धर्म से प्रभावित है। जो अशोक का धम्म है वो क्या है भाई? हिंदू धर्म से प्रभावित है। ठीक है, तो इसको आप लोग एकदम मन से याद रखिएगा। फिर रिकॉल करा दे रहा हूं मैं। सबसे बड़ी बात जो आप पढ़े आप कि अशोक ने धम्म की व्याख्या की। दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में अशोक ने धम्म की प्रगति में बाधक किसको बताया? तो पाप को बताया। पाप बाधक है। इनके अनुसार अशोक सर पाप के लक्षण क्या है? पाप क्या है? तो चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान, ईर्ष्या, चनिक्रोमाई। याद करने के लिए ट्रिक। फिर बात आएगी कि धम्म की प्रकृति और धम्म का स्वरूप अशोक का क्या था। जितने विद्वान थे अपने अनुसार उन लोगों ने क्या क्या कहा। ठीक है, तो जो फ्लीट महोदय थे वो बोले कि अशोक का धम्म राजधर्म था। राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार सभी धर्मों की साझा संपत्ति थी। सेनाल्ट महोदय के अनुसार यह बौद्ध धर्म का सर्वांगीण चित्रण था। रोमिला थापर कह रही हैं कि ये इसकी निजी कल्पना की थी। इसने अपने धम्म का आविष्कार किया था जो उसने प्रशासनिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया था। फिर मैकफिल क्या कहे कि यह हिंदू धर्म से प्रभावित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कि अशोक के धम्म का स्वरूप इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार क्या है।
तो सब आपको बस दिमाग में रखना है, 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ा जाए। अब लगाइए हेडिंग धम्म का प्रचार। धम्म का प्रचार। अशोक ने धम्म का प्रचार भी करवाया था। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए बड़ी लगन और उत्साह से कार्य किया। धम्म के प्रचार के लिए उसने कई देशों में धर्म प्रचारक भेजे, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ महावंश में मिलता है। ठीक है, तो कहां मिलता है उल्लेख, लिख लीजिए, बौद्ध ग्रंथ महावंश। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ महावंश में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अब 2 कॉलम बनाइएगा, एक तरफ धम्म प्रचारक और दूसरी तरफ देश। ठीक, अशोक ने किस किस धम्म प्रचारकों को कहां कहां भेजा। सबसे पहले तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन दोनों लोगों को श्रीलंका भेजा। ठीक है, फिर मध्यांतिक ये कश्मीर और गांधार गए धम्म प्रचार के लिए। फिर महारक्षित, ये महारक्षित यूनान देश गए। ठीक है, कहाँ गए भाई महारक्षित जी, यूनान देश गए। फिर महाधर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित ये धम्म प्रचार के लिए महाराष्ट्र गए। ठीक है, फिर महादेव, ये महिषमंडल गए। महिषमंडल कहाँ है भाई, तो मैसूर, और मैसूर कहाँ है, तो कर्नाटक। ठीक है, फिर मध्यम, ये हिमालय देश गए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, मतलब धम्म के प्रचार के लिए। फिर रक्षित, ये गए वनवासी। वनवासी कहाँ है भाई, तो कर्नाटक। तो ये कर्नाटक गए बौद्ध धर्म या धम्म प्रचार के लिए। ठीक है, तो इन धम्म प्रचारकों की जानकारी कहाँ से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ महावंश से। ये धम्म प्रचारक थे और इस देश बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी पॉइंट है जिसको लिख लीजिएगा कि अशोक ने अपने राज्य में 1-2 नहीं 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ देता है तो लोग पहले तो यही सोचते हैं कि इतना स्तूप बनाया किसने, तो ध्यान रखिएगा 84,000, हजार है 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने अपने राज्य में करवाया था। ठीक है, फिर एक पॉइंट और लिख लीजिए कि अशोक ने, मतलब अशोक के 13वें शिलालेख में, अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। तो ये था आपका आज का टॉपिक,
अशोक का धम्म, मैंने स्पेशल इसीलिए इसको अलग कर दिया, उधर जीवन परिचय अलग किया, इधर इसको अलग किया। अभी इसके आगे जो तीसरा पार्ट आएगा, पहला पार्ट पढ़ा चुके हैं, जिसने देखा आप जान ही रहे हैं आप लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो पहला पार्ट सम्राट अशोक जीवन परिचय, दूसरा आपका पार्ट 2 ये रहेगा अशोक का धम्म, पार्ट 3 रहेगा अशोक के शिलालेख मतलब अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। अभिलेख को 3 भागों में डिवाइड किया है, बताया ही, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख, इन तीनों को बोलते हैं अभिलेख, ठीक है। और सम्राट अशोक ही ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने प्रजा को संबोधित किया, वह ऐसा करने वाला पहला शासक था। एक ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो तीसरी वीडियो केवल शिलालेख पे ही आएगी। पहली वीडियो जीवन परिचय से संबंधित था, दूसरा धम्म से संबंधित, तीसरा शिलालेख से संबंधित, चौथा ओवरऑल पूरे मौर्य काल की संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो भी रहेगा सब उसमें पढ़ लेंगे, तो हम लोग का पूरा मौर्य वंश कंप्लीट हो जाएगा। और तीनों इनके शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, जिस पे क्लास चल चुकी है और आगे भी चलेगी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तोड़ के पढ़ना सीखिए, ब्रेक करके पढ़ेंगे तो बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं आईएएस पीसीएस की या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लंबे समय तक बातों को याद रखने के लिए ऐसे ही हर चीजों को तोड़ के पढ़ा जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये चीजों को ब्रेक कर करके आपको पढ़ाया कि आपको याद रहेगा और भार नहीं पड़ेगा, ठीक है। साइंस का सिद्धांत भी कहता है एक लगातार मत पढ़िए, 45 मिनट से 55 मिनट तक पढ़िए। मैंने आपको बायोलॉजी क्लास में बताया भी है, जो लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, बायोलॉजी का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसमें आपको पूरी वीडियो दिखाई देगी मेरे चैनल पे, कि साइंस ही कहता है कि एक लगातार 55 मिनट से ऊपर ना पढ़िए, 55 मिनट तक पढ़िए, फिर जरा सा घूम टहल लीजिए, फिर एक घुट पानी पीजिए और पानी की बोतल रखिए साथ में, ये पढ़ने का तरीका है। फिर पानी पीजिए, फिर पढ़ाई करिए, तो इससे एकाग्रता बनी रहती है। और जरा सा माइंड को आराम देना चाहिए, दिमाग को हल्का हल्का ब्रेक देके पढ़िए, लंबा पढ़ेंगे आप, फिर देखिए 12 घंटा 13 घंटा पढ़ेंगे, ब्रेक दे के आप थकेंगे भी नहीं। ये पढ़ाई का तरीका होता है। और आप लोग लाइक किया करिए, मेरे इतने व्यूवर हैं, अच्छे लाइक करते हैं आप लोग, लेकिन जो लोग पूरी तरह से पूरा व्यू आता है नहीं करते हैं, कुछ नहीं करना है, बस एक ऐसे बटन टिप देना है, ठीक, खट से लाइक खट कमेंट। तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए जो लोग बेचारे पढ़ना चाह रहे हैं, किसी माध्यम से उनको दिक्कत है, तो पूरी तरह से वो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। पूरा सिस्टमैटिक ढंग से मैं आप लोगों को जीएस की टॉपिक लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आप मन लगा के पढ़िए, हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।